Hi everyone, I'm Indrajit from IK classes. Once again I'm with you with another video on macroeconomics. So let's do first formula from national income, that is national income and related aggregates. तो हम कर रहे हैं national income and related aggregates, जो कि national income find out करने के लिए base है. National income and related aggregates. जो बेस है ये, इसमें आपको कन्वर्जन करनी पूछ सकते हैं या कन्वर्जन करनी आनी चाहिए. अगर आपको कन्वर्जन करनी आती है तो न्यूमेरिकल्स बहुत आप आसानी से कर पाओगे. तो कन्वर्जन करने के लिए फर्स्ट जो कन्वर्जन है वो हमारी होती है ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू की तरफ जाने के लिए. ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू. अगर आपको ग्रॉस गिवन है, हमें नेट वैल्यू सॉल्व करनी है. ग्रॉस वैल्यू गिवन है, हमें नेट वैल्यू की तरफ आना है, तो हमने क्या कर देना है, सीधा डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है. ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू की तरफ आने के लिए हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है. डेप्रिसिएशन का अनदर नेम होता है, वो है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. ठीक है जी, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज द अनदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन. इसी तरह से नेट की तरफ से अगर हमें ग्रॉस की तरफ जाना है, यानी हमें नेट वैल्यू गिवन होगी, हमें ग्रॉस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डेप्रिसिएशन हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ग्रॉस और नेट की कन्वर्जन है. तो इसमें इन दोनों का रिलेशनशिप किसके साथ है, डेप्रिसिएशन के साथ. ये आपको लर्न रखना है, अच्छी तरह से दिमाग में रखना है कि ग्रॉस और नेट का रिलेशनशिप किसके साथ होता है, डेप्रिसिएशन के साथ. जो नेक्स्ट कन्वर्जन है वो है हमारी नेशनल और डोमेस्टिक की. नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम भी बोल सकते हैं और नेशनल एंड डोमेस्टिक वर्ड भी बोल सकते हैं. नेशनल गिवन होगा, हमें डोमेस्टिक की तरफ जाना है. नेशनल की वैल्यू हमें गिवन है, हमें डोमेस्टिक वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे, NFIA माइनस कर देंगे, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देंगे. इसी तरह से डोमेस्टिक अगर गिवन है, हमें नेशनल की तरफ आना है, तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. और ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये होता है फिफा माइनस फीटा. मतलब मैंने एक नेम दे दिया है, इसकी फुल फॉर्म्स मैं बता देती हूँ आपको. फिफा यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो इसके साथ जो थर्ड जो है हमारा कन्वर्जन के लिए, वो है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की कन्वर्जन. मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट. मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का रिलेशनशिप जो है वो NIT के साथ होता है. अगर हम मार्केट प्राइस में से NIT माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर हम मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट. इसी तरह से फैक्टर कॉस्ट से अगर हमें मार्केट प्राइस की तरफ जाना है, यानी हमें मार्केट प्राइस फाइंड आउट करनी है, फैक्टर कॉस्ट गिवन है, तो NIT हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. NIT प्लस कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्केट प्राइस. तो ये NIT क्या होती है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. ये आपको जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो सीधा नहीं दे सकते, हो सकता है वो आपको GST दे दें या फिर कोई भी एक्साइज ड्यूटी दे दें, तो वो क्या है, आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस ही है. तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक्साइज ड्यूटी गिवन है या GST गिवन है, तो वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस है. उसकी वैल्यू में से अगर हम सब्सिडीज माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो ये तो थी कन्वर्जन. अगर आपको कन्वर्जन आती है तो किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे. तो इसकी कन्वर्जन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ. जैसे आपने नेशनल इनकम निकालनी है, यानी NNP at FC निकालना है. नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, NNP at FC. तो अगर हमें GDP at MP गिवन है, GDP at MP गिवन है, हमें नेशनल इनकम निकालनी है, तो आप क्या करोगे, इनके अल्फाबेट्स का कंपैरिजन कर लो. पहले हमें G दिया हुआ है, इसका मतलब ग्रॉस है, और इधर क्या दिया हुआ है, नेट. यानी हमें ग्रॉस गिवन है, हमें नेट की तरफ ये वैल्यू हमें गिवन होगी, ये वैल्यू क्या होगी, गिवन होगी. हमें ग्रॉस गिवन है, इसका मतलब हमें नेट की तरफ आना है. ग्रॉस गिवन है, नेट की तरफ आना है, तो मैंने क्या किया है, डेप्रिसिएशन माइनस किया है,
तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। इसी तरह से सेकेंड अल्फाबेट जो है यहाँ पे डोमेस्टिक है, यानी हमें डोमेस्टिक गिवन है, हमें किसकी तरफ आना है, नेशनल की तरफ आना है। डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल की तरफ आना है, तो मैंने क्या किया है, NFIA प्लस, तो यहाँ पे NFIA ऐड कर देंगे, NFIA एडेड। इसी तरह से फिर जो नेक्स्ट है वो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का कंपैरिजन करना है हमें। मार्केट प्राइस हमें गिवन होगी, हमें फैक्टर कॉस्ट की तरफ आना है। मार्केट प्राइस गिवन है, फैक्टर कॉस्ट की तरफ आना है। इस एरो को देखिए, फैक्टर कॉस्ट की तरफ आए हैं तो NIT क्या कर देंगे हम इसमें से, माइनस NIT। तो इस तरह से हमें GDP एट MP से NNP एट FC मिल जाएगी, यानी नेशनल इनकम काउंट कर लेंगे हम इस तरह से कन्वर्जन करके। तो ये तो था बेसिक, जो नेशनल इनकम का बेसिक है। इसके अलावा जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूलाज हैं, जो फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, वो अटेम्प्ट करेंगे हम अभी। वैल्यू एडेड मेथड ये क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड का जो अनदर नेम है उसको हम आउटपुट मेथड भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी बोल सकते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, इसका अनदर नेम क्या है, आउटपुट मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो इसमें जो है सबसे पहले हमें GDP एट MP निकालना है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। ये किसके इक्वल होगा, इसको हम GVA एट MP भी बोल सकते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये हमेशा होगी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन। कॉस्ट भी बोल सकते हैं, कंजप्शन भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दी हुई है और इंटरमीडिएट कंजप्शन दी हुई है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, GDP एट MP। तो इससे हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, NNP एट FC निकाल सकते हैं कन्वर्जन करके। लेकिन जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, अगर आपको डायरेक्टली नहीं दिया है तो आपने क्या ढूंढना है, आपको जो पर्टिकुलर्स दिए होंगे उसमें से आपने क्या ढूंढना है, आपने फिर इसको निकालना है। आपने इसमें से कैलकुलेट देखना है कि सेल्स गिवन है हमें, तो सेल्स ढूंढ लो, और साथ में हमें चेंज इन स्टॉक भी दिया होगा। चेंज इन स्टॉक किसके इक्वल होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक आप उसमें ऐड कर दो, चेंज इन स्टॉक उसमें ऐड कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन भी कई बार डायरेक्टली नहीं दी होती है, उसमें आपको परचेजेस दिए होते हैं, या परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स दिए होते हैं, या फिर वो दिए होते हैं, इंपोर्ट्स दिए होते हैं, तो वो एक तरह की इंटरमीडिएट कॉस्ट ही होती है, तो वो आप माइनस कर दोगे उसमें से, इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट। इसी तरह से सेल जो है कई बार वो डायरेक्टली नहीं दिए होते हैं, कई बार आपको डोमेस्टिक सेल्स भी दे देते हैं, एक्सपोर्ट्स भी दे देते हैं, यानी सेल्स जो है वो आपको डोमेस्टिक सेल्स या फिर एक्सपोर्ट्स की फॉर्म में दे देते हैं। तो एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक सेल्स दोनों को प्लस कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल सेल्स। इसी तरह से चेंज इन स्टॉक आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके निकाल लेना है। तो ये हमें डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स कर दिए, हमें टोटल सेल्स मिल गए। तो इसके साथ ही हमने चेंज इन स्टॉक ऐड कर दिया, तो दोनों को ऐड कर दिया, हमें क्या मिल गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसी तरह से जो इंटरमीडिएट कॉस्ट है उसमें हमें परचेजेस भी दे सकते हैं, परचेजेस या फिर इंपोर्ट्स भी दे सकते हैं। इसको हम इंटरमीडिएट कॉस्ट ही बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है। और इंटरमीडिएट कंजप्शन जो है वो कि कोई भी टाइप के परचेजेस या इंपोर्ट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर ये सब नहीं दिया हुआ है तो कई बार क्या होता है, पर्टिकुलर्स में हमें प्राइस पर यूनिट दी होती है और क्वांटिटी दी होती है। तो प्राइस पर यूनिट को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी हमारे पास क्या आ जाता है, वो सेल्स आ जाएंगी। हमारे पास क्या आ जाएंगी, सेल्स। प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट दी होगी और इनटू हमें क्वांटिटी ले लेनी है, इनटू क्वांटिटी कर दोगे और प्लस कर दोगे चेंज इन स्टॉक, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा,
वैल्यू ऑफ आउटपुट, माइनस कर देंगे हम इंटरमीडिएट कंजप्शन। अगर इस फॉर्म में भी नहीं आया, ठीक है जी, तो इतनी सारी फॉर्म्स हैं इसकी, अगर इस फॉर्म में भी नहीं आया तो हो सकता है आपको जो सेक्टर्स हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर का अलग अलग से आपको क्या दिया हो, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हो। तो आपने करना है क्या है, इन तीनों सेक्टर्स का वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा इन तीनों सेक्टर का। इसी तरह से इन तीनों सेक्टर्स की आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन अलग अलग से दी होगी, तो आपने क्या करना है, इन तीनों सेक्टर्स की इंटरमीडिएट कंजप्शन को प्लस करना है और वो क्या आ जाएगी, हमें टोटल इंटरमीडिएट कंजप्शन आ जाएगी। तो इन दोनों को आप माइनस कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी। इसके अलावा आपको क्या दे सकते हैं, फॉर्म्स दे सकते हैं, जैसे फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी। इन तीनों की आपको अलग अलग से वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है, तो उसी तरह से आपने प्लस करना है तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगी। और इन तीनों फॉर्म्स की आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन दे देंगे, तो इन तीनों की आप इंटरमीडिएट कंजप्शन को ऐड कर दो, तो फिर टोटल में से माइनस कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी अगर आपने एक बार सॉल्व कर ली तो उससे आप एनएनपी एट एफसी तो आराम से निकाल पाओगे। एनएनपी एट एफसी क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, नेशनल इनकम निकालना है तो जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, एनएफआई ऐड कर दो और एनआईटी ऐड कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम। हो सकता है वो नेशनल इनकम ना पूछें, वो आपसे पूछें कि जीएनपी एट एफसी निकालो। आपको यहाँ पे जीएनपी एट एफसी निकालना है तो आप क्या करोगे, हमें जीडीपी एट एमपी की वैल्यू मिल गई, जीडीपी एट एमपी मिल गई, बस आपने क्या करना है, इसमें कंपैरिजन कर देना है, कन्वर्जन कर देनी है। ग्रॉस और ग्रॉस तो सेम ही है, डोमेस्टिक गिवन है, हमें नेशनल की तरफ जाना है, एनएफआई ऐड कर देंगे, और मार्केट प्राइस गिवन है, हमें फैक्टर कॉस्ट की तरफ आना है तो एनआईटी माइनस। तो ये है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। इसको आप बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इस साल लगता है कि चांसेस पूरे हैं कि ये आ जाए, क्योंकि इतने सालों से इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में पूछ रहे हैं, तो हो सकता है इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, स्टाइल चेंज हुआ है, तो हो सकता है ये वैल्यू एडेड मेथड को पूछ लें। तो आप इसकी प्रैक्टिस ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम कर रहे हैं वो है इनकम मेथड। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनकम मेथड जो है इसको हम फैक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसका जो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है वो हमें डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी होगी, यानी नेशनल इनकम निकालने के लिए डोमेस्टिक इनकम पता होनी चाहिए हमें। तो डोमेस्टिक इनकम को हम क्या बोलते हैं, एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट एफसी को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। जो डोमेस्टिक इनकम है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी 3 पार्ट्स हैं इसके। वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी हमें मतलब डोमेस्टिक इनकम में ये देखना है कि कंट्री को कहां कहां से इनकम जनरेट हो रही है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेकंड पार्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस और थर्ड पार्ट है मिक्स इनकम। तो इन तीनों को अगर हम प्लस कर देंगे हमें क्या मिल जाएगा, एनडीपी एट एफसी। अगर तो डायरेक्टली दिया हुआ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की वैल्यू, ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू और मिक्स इनकम की, तो हम तीनों को प्लस करके क्या निकाल लेंगे, एनडीपी एट एफसी। कई बार जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है वो डायरेक्टली नहीं दिया होता है, वो हमें किस फॉर्म में दिया होता है, या तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, या फिर पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ये 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स में कई बार हमें 2 पार्ट्स दिए होते हैं, तो उन दोनों को प्लस करके हमें क्या मिल जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कई बार 3 दिए होते हैं तो तीनों को प्लस करके क्या मिल जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कई बार हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी दिया रहता है और साथ में ये इसके पार्ट्स भी दिए रहते हैं। तो हमने क्या करना है, सीधा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की वैल्यू को पिक करना है। जो अनदर वैल्यूज हैं लाइक वेजेस एंड सैलरीज कैश भी दिया हुआ है और कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी दिया हुआ है, तो हमने इनको पिक नहीं करना है, क्योंकि जो हमें डायरेक्ट जो बेस दिया हुआ है वो हमने पिक कर लिया, तो इनकी जरूरत नहीं रहेगी। इसी तरह से जो ऑपरेटिंग सरप्लस है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी 4 पार्ट्स में आगे डिवाइडेड है। वो है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। अगर आपको रेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है या प्रॉफिट दिया हुआ है, इन तीनों को आप प्लस कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। या रॉयल्टी भी दी हुई है, 4 दिए हुए हैं, तो चारों को प्लस कर लो, हमें क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। इसी तरह से हमें ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू भी दी हो अगर, या फिर रेंट इंटरेस्ट भी दिया हो, तो हमने सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू को पिक करना है, रेंट इंटरेस्ट की वैल्यू को पिक नहीं करना है। जो प्रॉफिट है
उसके भी आगे 3 पार्ट्स होते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स को हम बिजनेस टैक्स भी बोल सकते हैं, और इसी तरह से सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, ये हमें दिया होगा। तो 3 पार्ट्स आपको क्लियर है, एक डिविडेंड, एक है हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स, और जो लास्ट है वो है सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। जो सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर है, इसका अनदर नेम जो है वो क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स। इनको हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोल सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, या फिर आपको क्या बोल सकते हैं, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, इसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, वो दे सकते हैं इसकी वैल्यू, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो हमने क्या करना है, अब हमें प्रॉफिट के पार्ट्स भी दिए हुए हैं, जैसे सपोज करो डिविडेंड भी दिया हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स भी दिया हुआ है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट में हमने रेंट इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, जो भी हमें गिवन है ये पार्ट्स में से, उनको प्लस करके हमें क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो क्लियर हो गया आपको। एनडीपीएट एफसी हमने सॉल्व करना है। एनडीपीएट एफसी जो है 3 चीजों का प्लस है, कौन कौन सा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के मैंने आपको 4 पार्ट्स बताए हैं, वो है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट। इसी तरह से ऑपरेटिंग सरप्लस के 4 पार्ट्स हैं, वो क्या है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। तो प्रॉफिट के भी आगे 3 पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, जो कि इन अदर नेम्स में डिवाइडेड है, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स एंड अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट्स। एंड मिक्स्ड इनकम जो होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, छोटे छोटे जिनके काम होते हैं, वो होती है मिक्स्ड इनकम। ठीक है जी। तो हमने एनडीपीएट एफसी अगर एक बार कैलकुलेट कर लिया, तो इससे हम नेशनल इनकम कैसे काउंट करनी है वो हम इस कन्वर्जन की हेल्प से कर सकते हैं। तो हमें जैसे एनएनपीएट एफसी निकालना है, और हमें एनडीपीएट एफसी की वैल्यू मिल गई है, यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, इनकी वैल्यूज हमें गिवन होगी, तो इनको प्लस करके हम एनडीपीएट एफसी निकाल लेंगे। तो अब हमें इसकी कन्वर्जन करनी है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस डोमेस्टिक और नेशनल का है, बाकी सारा सेम है। तो हमने क्या करना है, डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड कर देंगे। ये देखिए डोमेस्टिक गिवन है, हमें नेशनल की तरफ आना है, डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल की तरफ आना है। तो ये एरो देखिए, डोमेस्टिक से हम नेशनल की तरफ गए हैं, तो एनएफआईए क्या कर देना है, हमने ऐड कर देना है। तो एनएफआईए ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम एनएनपीएट एफसी। कुछ भी पूछ सकते हैं आपको कि जीडीपी एट एमपी निकाल लो बाय इनकम मेथड, तो हमें एनडीपीएट एफसी पता होगा, एनडीपीएट एफसी पता होगा, तो हम इसकी हेल्प से कन्वर्जन कर लेंगे। कन्वर्जन नेट की तरफ से हमें ग्रॉस की तरफ आना है, तो डेप्रिसिएशन प्लस, इसी तरह डोमेस्टिक सेम है, और फैक्टर कॉस्ट हमें गिवन है, हमें मार्केट प्राइस की तरफ आना है, तो एनआईटी प्लस। इस तरह से हम जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट कर सकते हैं, या कोई भी जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम कन्वर्जन की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा इनकम मेथड। अब इनकम मेथड की भी प्रैक्टिस आप अच्छी तरह से कर लो। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हमने पूरी इकोनॉमी के खर्चे देखने कि कहाँ से, मतलब कौन कौन से खर्चे हो रहे हैं। तो वो खर्चे अगर हम सारे प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपी एट एमपी। तो हमें जीडीपी एट एमपी काउंट करना है पहले, उसके बाद हम नेशनल इनकम काउंट करेंगे। तो जीडीपी एट एमपी जो है वो 4 चीजों का प्लस है, यानी हमें इससे में 4 तरह के खर्चे जो है वो इंक्लूड करने हैं। फर्स्ट जो है वो है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमने सिर्फ फाइनल गुड्स के खर्चों को ऐड करना है और कोई खर्चे हमने ऐड नहीं करने हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल किसी भी टाइप का खर्चा करते हैं वो सारे इंक्लूड करेंगे। इसी तरह से गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस क्या कर देंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जितना भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्चा होता है, कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर खर्चा होता है, वो सारा इंक्लूड करेंगे। इसी तरह से नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। लेकिन ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसके जो है वो आगे 2 पार्ट्स हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 2 पार्ट्स हैं, वो है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स वर्ड का आपने ध्यान रखना है। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो हमने उसमें क्या करना है, चेंज इन स्टॉक ऐड कर देना है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन।
कई बार तो डायरेक्टली हमें वैल्यूज ये सारी दी होती है तो हम प्लस करके जीडीपी एट एमपी निकाल लेते हैं। कई बार हमें क्या दिया होता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के साथ चेंज इन स्टॉक दिया होगा, तो हमने इन दोनों को ऐड करके क्या निकाल लेना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, कई बार पर्टिकुलर्स में ये सब चीजें ये दोनों नहीं दिए होते, तो हमें इस फॉर्म में दिया होता है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो हमने क्या करना है, इसमें से अगर 2 दिए हैं तो 2 को प्लस कर देना है, 4 दिए तो 4 को प्लस करके हमें क्या निकाल लेना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू इन चारों को प्लस करके या 2 या 3 जो भी आपको दिया होगा इसमें से उनको प्लस करके हमने इसमें इंक्लूड कर देना है, तो ये हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। तो जब हमने इन चारों को ऐड कर दिया तो जीडीपी एट एमपी काउंट हो गया। तो जीडीपी एट एमपी से हम नेशनल इनकम बड़ी इजी वे से निकाल सकते हैं, वो मैंने आपको पिछले फॉर्मूलाज में भी बताया है। तो एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी कन्वर्जन करनी होगी। जीडीपी एट एमपी हमें गिवन होगा तो उसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस करना है, एनएफआई ऐड करना है और एनआईटी माइनस करना है, हमें क्या मिल जाएगा, एनएनपी एट एफसी। तो ये तो था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमने तीनों मेथड्स कर लिए हैं, तो तीनों मेथड्स की आप प्रैक्टिस बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि जो 6 मार्क्स है वो आपको फुल फ्लेज्ड मिल सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चंस को करते वक्त जो आपके पर्टिकुलर्स के साथ यूनिट्स दिए हुए हैं, चाहे वो रुपीज में दिए, करोड़ में दिए हुए हैं, तो वो जरूरी है आपको लिखने के लिए, नहीं तो आपके मार्क्स जो है हाफ मार्क या 1 मार्क आपका ऐसे ही डिडक्ट हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि आपके मार्क्स डिडक्ट हों, आपको फुल फ्लेज स्कोर मिले, आपको आप अच्छा करो। तो ये मेथड्स आप प्रैक्टिस कीजिएगा।